नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार का, वक्त है संडे स्टोरी का, किसी एक स्टोरी का विश्लेषण करने का। तो आज फिर आपको एक बार उस राज्य की तरफ ले जाना चाहूँगा जिस राज्य को पिछले हफ्ते खबरों में सबसे ज़्यादा स्पेस मिला। सुप्रिया शिंदे जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने ठीक कही थी बात कि कांग्रेस को शायद गोदी मीडिया इतना स्पेस ना देती, लेकिन जो कांग्रेस में पंजाब में बवाल मचा उसके बाद गोदी मीडिया ने कम से कम कांग्रेस को स्पेस तो दिया, कांग्रेस को दिखाया तो सही। लेकिन सिर्फ कांग्रेस का बवाल ही नहीं पंजाब में रहा। पंजाब में अकाल तख्त और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच की टसल, उसके बाद सतलुज फिल्म दिलजीत दोसांझ की, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद रवनीत बिट्टू का वहाँ पर क्लियर ये इंडिकेशन देना कि भाई वो हिंदू सिख की राजनीति करने आई है, यहाँ बीजेपी उसी रास्ते पर चलेगी। इस बीच ये खबर आना कि अमित शाह 2 महीने के लिए कैंप कर सकते हैं पंजाब में, और इस बीच पंजाब कांग्रेस का बवाल तो खबरों में था ही था। अब कांग्रेस का बवाल तो थमता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये बवाल सचमुच में थम गया है या ये तूफान से पहले की शांति है? वक्त आने पर इससे बड़ा तूफान आ सकता है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस में ये जो बवाल मचा, तो वजह क्या है इसकी, क्यों इतना बवाल मचा? क्यों चन्नी, जो चरणजीत सिंह चन्नी, सब मानते हैं कि कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेता है पंजाब में, फिर उन पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी? क्या वजह है? और सबसे बड़ी बात कि अब जो पंजाब का चुनाव सीधा सीधा दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले अलग तरह से होता था, पार्टियों को सब तरह का वोट मिलता था, किसी का कोई एक वोट बैंक नहीं था, और धर्म और राजनीति अलग अलग रखी जाती थी। मतलब धर्म इन द सेंस कि हिंदू को ही नहीं वोट देता था, दलित को, जातिवाद भी दूर रहता था। उसके बावजूद पंजाब को कहा जाता था कि एक ऐसा राज्य है जिसमें धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एसजीपीसी इन्वॉल्व होती है। इस सब के बीच में इस बार कांग्रेस का पंजाब का चुनाव किसी और ही रंग में रंगता नजर आ रहा है। अब ये पंजाब का चुनाव किस ओर जा रहा है, कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, कांग्रेस कितना अपने आप को जो डैमेज कर चुकी है उसको कंट्रोल कर पाती है, और ये सतलुज फिल्म का असली चेहरा क्या है, जो दिखाया जा रहा है वही है या पीछे कुछ और सच्चाई है? ये सब जानने के लिए आज एक नया चेहरा आपके सामने लाऊंगा। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने एक साथ काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इनको तकरीबन 3 दशक हो चुके हैं पंजाब में पत्रकारिता करते हुए। पंजाब की राजनीतिक, धार्मिक, सब तरह की राजनीति को बहुत बखूबी जानते हैं, और टेलीविज़न में जाना माना नाम रहे हैं पंजाब में, और आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। बहुत नामी पत्रकार हैं पंजाब के, ये बहुत कम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लेकिन हम पुराने मित्र हैं, तो मैंने कहा एक बार हमें ज़रा असल स्थिति आप बता दी। तो चंडीगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ेंगे रितेश लक्की, जो जी न्यूज़ वगैरह बहुत सारे संस्थानों में काम कर चुके हैं, पीटीसी वगैरह में। आज हमने गुजारिश की रितेश लक्की से कि एक बार आएँ और हमें पंजाब की जो स्थिति है वो थोड़ा सा समझाएं, कोशिश करें, क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं कि असल में कहानियों के पीछे की है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया था, जिस तरह से रितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, और पंजाब की राजनीति में जितनी पारखी नज़र इनकी है, हाल फिलहाल में जो मौजूदा जर्नलिस्ट है, खास करके यंग जर्नलिस्ट जो है, उनमें कोई इतनी पारखी नज़र नहीं रखते, इसलिए रितेश जी को बुलाया था। जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा, रितेश भाई, पंजाब की राजनीति पे तो ज़रूर आऊँगा, कांग्रेस की राजनीति पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक सवाल उससे पहले ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो पंजाब में इस वक्त चल रहा है, आइदर वो कांग्रेस में हलचल हो, उसकी हम बात करेंगे, उसके लिए आपको बुलाया है, कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि ये जो सतलुज फिल्म को लेकर पंजाब में, क्योंकि एक सवाल पूछूंगा बस, इस पे आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि सतलुज फिल्म को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है जो हमें दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है कि सतलुज फिल्म के चक्कर में सब नंगे हो गए हैं, यही सच्चाई है, या दरअसल इस कंट्रोवर्सी के पर्दे के पीछे कुछ और कहानी आपको लग रहा है कि हमें दिखाया कुछ और रहा है और वो पीछे कुछ और रहा है? देखिए, बहुत बड़ा विषय है प्रदीप जी। जैसे कि आपने कहा कि इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि फिल्म तकरीबन 2-2.5 साल 2-1 साल डब्बे बंद रही फिल्म, और उसके बाद उसे बदले नाम के साथ रिलीज करना, और फिर 2 दिन के भीतर भीतर उसे वापस हटा लिया जाना, उसे पॉज कर दिया जाना। सो
पंजाब के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और अब जिस तरीके की डिबेट को ये जनरेट घटनाक्रम कर रहा है, तो उससे लगता है कि एक जो नैरेटिव रहता है, राजनीतिक नैरेटिव है, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं, पंजाब कुछ महीनों में चुनावों का सामना करने वाला है, यहाँ पर बहुत से पहले से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, तो उसमें एक नया विषय आ जाता है जिसमें आप लगभग 40 साल पुराने उस पूरे इतिहास को दोबारा रिव्यू करना शुरू कर देते हैं, उन उन घटनाओं में मुद्दे तलाशते हैं। और आज एसजीपीसी एक रोष मार्च निकाल रहा है, उन्होंने अपने दफ्तर से लेकर डीसी के दफ्तर तक एक रोष मार्च निकाला, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक रोष मार्च निकाल रहा हो, तो लगता है कहीं ना कहीं जो पंजाब के असल मुद्दे हैं वो साइड ट्रैक हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूं, हालांकि फिल्म को सेंसर किया जाना, फिल्म पर प्रतिबंध लगना, से ना रोका जाना, उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसको क्यों बंद किया गया, क्यों नहीं उसको चलने दिया गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये राजनीति से जिस तरीके से जुड़ रहा है या जुड़कर एक नैरेटिव बेस्ड डिबेट को जनरेट कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके कारण हमें बहुत से वजहें मिलती हैं कि हम ये समझ सकें कि क्या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी तो नहीं है, क्या पंजाब के मुद्दों या इस तरफ जिसमें कि एक धर्म से जुड़ा हुआ, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा, फेक एनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हुई पंजाब में, उन मुद्दों की सार्थकता आज भी है। वैसे पंजाब में एनकाउंटर अभी भी लगभग 4 दर्जन के करीब एनकाउंटर हो चुके हैं पिछले इन 4 साढ़े 4 सालों में, तो ऐसा नहीं कि मुद्दे रेलेवेंट हैं। लेकिन क्या उनको एक फिल्म के नजरिए से ही हम चर्चा में लाएंगे? बड़ा सवाल ये है कि हम तस्वीरें और फिल्में देखकर, सिनेमा पर कोई घटना को देखकर हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जो असल में शायद जमीन पर घट जरूर रहे हो, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी उनकी आवाज नहीं उठाती। किसी राजनीतिक पार्टी ने पंजाब में पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जो तकरीबन 4 दर्जन एनकाउंटर हुए हैं, उन पर चर्चाएं नहीं की, उन पर इतने बड़े मुद्दे नहीं बन पाए। लेकिन एक फिल्म की वजह से इस विषय को जिस तरीके से शिद्दत से हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आप एक सिनेमा पर आधारित चर्चा को, नैरेटिव ड्रिवन डिबेट और डिस्कशन को कितना आगे तक ले जा पाएंगे। रितेश भाई, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि जिस तरह से एक साइड है, एक धड़ा है जो कहता है फिल्म को नहीं रोकना चाहिए, फिल्म दिखाई भी जा रही है, जगह जगह दिखाई जा रही है कि किस तरह से एट्रोसिटी उस वक्त पुलिस ने की थी। पंजाबी जो सिख हैं, उस सिख परिवारों को कैसे जो है उठा के लोगों को ले जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन वहीं रवनीत बिट्टू का बयान आता है जो दूसरी तरफ खड़े होते हैं, और साथ में जो उनका ये कहना है कि हिंदुओं से मेरी अपील है कि कब तक चुप रहोगे। उसके बाद ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो इसमें चली कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदू बनाम सिख की एक खाई जैसी जो है वो चुनाव के मद्देनजर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए, ऐसी जब भी विवाद और कंट्रोवर्सीज आती हैं, तो राजनीतिक जो लीडर हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ही सेकेंगे, और रवनीत बिट्टू भी उसी श्रेणी में है। अब कुछ साल पहले तक जब एक भाव एक अलग तरीके की बात चल रही थी, तो एक बंदी सिंह हैं जो ऐसे सिख बंदी हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको छोड़ने को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, तो यही रवनीत बिट्टू, शायद उस वक्त कांग्रेस में थे, ये तैयार हो गए थे। यानी कि इनके दादाजी की हत्या की गई, पंजाब के मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, तो उस वक्त ये बंदी सिंहों की रिहाई के लिए भी किसी समय तैयार हो गए थे। तो आज ये बात कर रहे हैं कि हिंदू कितनी देर तक चुप रहेंगे। आई मीन ये सब डिबेट्स मुझे बहुत बेमाना लगती हैं, लोगों के नजरिए और लोगों के इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नजरिए से, और खास करके रवनीत बिट्टू के पास एक रीजन है, कॉज है कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय को बेबाकी से रखें। उनका ये हक इसलिए बनता है क्योंकि उनके परिवार ने इस चोट को अपने शरीर पर सहा है। कोई भी बाहरला व्यक्ति, हम आप या कोई भी और टिप्पणीकार हो, उनसे ज्यादा रवनीत बिट्टू का बातों को करने का हक तो बनता है, लेकिन जिस नजरिए से वो आज कह रहे हैं। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब में पिछले लगभग 26-27 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता में कवर करते हुए। इन तमाम सालों में पंजाब में हिंदू नेतृत्व है, और मैं यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पर बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में थी, उनकी साइड किक बनके, एक स्टपनी जैसे कहते हैं, बनकर रही, पंजाब के हिंदुओं के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा ही नहीं पाई। अगर इतना बड़ा आज वो कह रहे कि 25,000 थे, 35,000 थे, 45,000 हिंदुओं को मारा गया, ये सभी आंकड़े कहां से आए और इन आंकड़ों को पहले कभी किसी ने चर्चा में क्यों नहीं लाया, और क्यों दबी आवाज रहती थी? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक बहुत व्यापक इलैबोरेट हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, पंजाब के बनने से पहले, देश की आजादी के वक्त से। तो ऐसी लीडरशिप, हिंदू लीडरशिप, उसमें भारतीय जनसंघ
भारतीय जनता पार्टी किसी समय थी, और उनकी लीडरशिप जो 3 अलग-अलग पूरी टर्म 5-5 साल जो टर्म सरकार की चली 1997, 2007 से लेके 2017 अकाली दल भाजपा गठबंधन था। इन 15 सालों में इन हिंदुओं की हुई कत्लो-गारत का फ़िक्र क्यों नहीं इस पार्टी ने किया? और आज रवनीत बिट्टू कांग्रेस से आकर, और इन 15 सालों में रवनीत बिट्टू भी सांसद रहे ज्यादातर समय अरसा, तो उन्होंने इस मुद्दे को कब, कहां, क्यों उठाया? और आज भारतीय जनता पार्टी में है वो इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो ओरिजिनल लीडरशिप है, उनके कितने नेताओं ने इस मुद्दे पर विधानसभा में या पार्लियामेंट में बातों को उठाया? क्योंकि इन मुद्दों को मैं तो कई बार चर्चा में लाया हूं, लेकिन ये लोग नहीं डिस्कस कर पाए हैं। तो आज ठीक है, आप 35,000 हिंदुओं के मरने की बात कीजिए, सब वो बातें ठीक है और होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर सभी धर्म, हमारे लिए सब बराबर है ना जी। कोई भी एक व्यक्ति भी मारा जाता है, या तो हजारों या सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात है, इन पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर और ये सभी पार्टियां फेलियर रही हैं पिछले इन तमाम दशकों में, और जी आज इन मुद्दों को एक सिनेमा की वजह से उठाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुखांत, और मैं जी इसे मजाक समझता हूँ। जी। वेरी वेल सेड रितेश भाई। लेकिन आप कांग्रेस पे लौटते हैं। जो कांग्रेस में हो रहा है तमाशा, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, हमारी आपकी एक दिन वैसे भी बात हुई थी। खबरों के नाम पर, सोर्सेज के नाम पर बहुत कुछ पेला जा रहा, बहुत कुछ छुपाया जा रहा, बहुत कुछ मनगढ़ंत खबरें भी हम और आप देख रहे हैं। असल हकीकत ये है कि कांग्रेस में चाहे ग्रुपबाजी आज है, चाहे कल थी, चाहे परसों थी, हमेशा से रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली, जिस तरह की सिरफुटबल देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस में जो नया एक गुटबाजी, मतलब एक तरफ चन्नी रंधावा गुट हो गया, एक तरफ हाईकमान प्लस राजा वड़िंग हो गए, ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने का वक्त गंवा दिया है, अब बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए, खास करके 5 ही महीने जब बचे हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नुकसान इसी खींचोतान की वजह से हुआ है। और अब अ, पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस, जो कि पंजाब में एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक पार्टी है, और आंकड़ों के हिसाब से एक वोट आधार जो है, बझा हुआ, जिसे कहते हैं बंधा हुआ वोट बैंक जो कांग्रेस के पास है, वो शायद किसी और पार्टी और नहीं उस लेवल का है, क्योंकि 117 पंजाब के विधानसभा क्षेत्र हैं, और यहाँ पर एक ही पार्टी है जो आज अपने आप को कह सकती है कि हम ही वो पार्टी हैं जो कि 117 की 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी नई पार्टी है, वी नीड टू टेस्ट की उनकी उनकी क्या क्षमताएं हैं 117 सीटों पर, क्योंकि पिछले चुनावों में 2022 का एक चुनाव एक अलग चुनाव था, लेकिन कांग्रेस एक बहुत ही सशक्त राजनीतिक पार्टी के रूप में हमेशा पंजाब में बहुत ही रेलेवेंट रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में और इन कुछ महीनों या हफ्तों में जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, या कहा जा रहा था कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, एक नया बल, एक नई जिसे कहते हैं कि एक नया फ्रेश लीज ऑफ एनर्जी विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी जिसको कि पिछले 4 सवा 4 सालों में, मैं मानता हूं, ये मेरा अपना विचार है, जितना मैं समझ पाया कांग्रेस की राजनीति और जो मुद्दों को उठाने की उनकी क्षेत्र के यहाँ के लीडर्स की क्षमताएं थी, उस लिहाज से कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है बतौर एक विरोधी पार्टी, एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते। तो उनके जो अध्यक्ष हैं, जो इस वक्त विवादों में भी है, क्योंकि उनको दोबारा एक टर्म के बाद दोबारा चुन लिया गया, जिसके कारण एक पार्टी का बहुत बड़ा और इफेक्टिव जो खेमा जिसे हम बोलते हैं, वो ये नहीं चाहता। और मुद्दा सिर्फ चरणजीत चन्नी का नहीं है, बल्कि मुद्दा एक फंक्शनैलिटी का है, काम किस तरीके से, किस शिद्दत से करना, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जो एक क्रेडिबिलिटी है एज एन ऑपोजिशन लीडर की, स्टेट के मुद्दों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी को आंख में आंख मिलाकर और सभी मुद्दों पर आपको कॉर्नर करना है, तो उस लिहाज से तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुए हैं। तो जब उस तरीके की ऊर्जा एक विरोधी विपक्षी पार्टी में नहीं है, और उसके अध्यक्ष को दोबारा चुन लिया जाता है, तो पार्टी के लीडर जो इस चीज की उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब बदलाव होगा, नेतृत्व जो बदलाव होता है उसके साथ कुछ नई एनर्जीज, कुछ नए उम्मीदें आती हैं, आशाएं आती हैं, जो कि नहीं आ पाई। तो यही वजह मैं मानता हूं जिस वजह से कांग्रेस के लीडर हताश हैं। उनकी हताशा को अगर एड्रेस भी कर दिया जाए, तो कांग्रेस एक बहुत क्रिटिकल समय पर अपनी इस आपसी गुटबाजी की वजह से एक एडवांटेज लूज कर चुकी है, और उसका राजनीतिक तौर पर मैं समझूंगा कि एक नुकसान हो चुका है। आने वाले हफ्तों महीनों में उस डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाएगी पार्टी, अब ये सवाल देखना है। नुकसान तो हो चुका है। जी। रितेश भाई, एक चीज बताइए कि अब
चलिए हाईकमान ने कह दिया कि फैसले में बदलाव नहीं होगा, और दूसरी तरफ से भी मनमुटाव जो है मिटाने की कोशिश की जा रही। चलिए मान लीजिए कांग्रेस फिर से आपको दिखती है मंच पे, एकजुटता दिखाते सब हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अंदरूनी तौर पर जितना कड़वाहट अब हो गई कांग्रेस में आपस में, ये मिट पाएगी? खास करके क्या ये सारे कांग्रेसी उस जज्बे से एक साथ आ पाएंगे कि भाई पहले पार्टी को जिताते हैं, आपसी क्लेश तो बाद में भी दूर कर लेंगे? पॉसिबल है कांग्रेस में, लगता है? देखिए जिसे कहते हैं ना कि हमारे पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में भी शायद कहते हैं कि जैसे पिंड बसिया नहीं तो मंगते पहले आ गए, मतलब गांव बसा नहीं और भिखमंगे पहले इकट्ठे हो गए। तो प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस इस चीज को बहुत पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने हर चुनाव के नतीजों को एंटीसिपेट किया है कि ये तो उनकी बारी है, जैसे मेरी टर्न आने वाली है। 2012 में ऐसा हुआ था, आपको अच्छी तरह याद होगा। मुख्यमंत्री उस वक्त अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनको लग रहा था कि अकाली दल की सरकार खत्म होने को है और हमारी तो बारी आ गई है। तो उन्होंने जो चुनाव के नतीजों के दिन पूरी तैयारी थी इस तरीके से कि कांग्रेस की तो बस टर्न आ चुकी है, लेकिन नतीजे उलट आ गए, अकाली दल भाजपा का सरकार रिपीट हो जाती है। तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दुविधा है और कांग्रेस के लीडरों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये तो हमारी टर्न है। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नेचुरल गुस्सा होगा, उधर से अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को लेकर एक संशय की स्थिति है, तो प्रोबेबली हम हमारी हमारी टर्न है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक स्पेस आ चुका है, एक आम आदमी पार्टी भी मजबूती से पंजाब में अपने अपनी जो भी उनकी स्कीम्स है, जो भी जिस तरीके से भी वो अपने कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बहुत ही सशक्त वक्ता के रूप में, जिसका तोड़ अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। मैं चरणजीत चन्नी को थोड़ा सा मानता हूं कि वो अगर अपने लहजे में जो जमीन से सतह से जुड़े हुए नेताओं की तरह से जब वो भगवंत मान को खड़े होकर आमने सामने कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो शायद भगवंत मान का एक तोड़ मिल जाएगा बोलबानी में, क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजें अपनी मैसेजिंग में क्लियर हो रही हैं। तो भगवंत मान अपनी मैसेजिंग में बहुत स्पष्टता से आगे चल रहे हैं, जिसमें और पार्टियां काफी पीछे मैं मानता हूं इस वक्त चल रही हैं। चुनावों पर का क्या नतीजा होगा, असर होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक रही बात कि कांग्रेस कांग्रेस के लीडर पहले से ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि वो शायद बहुत अच्छा करने वाले हैं, और यहां पर होड़ लगी हुई है कि मुझे क्या मिलने वाला है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो गया, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये सब चीजें हैं। और ये चीजें मुझे लगता है कि नुकसान दे रही हैं पार्टी के लिए, और इस तरीके की महत्वाकांक्षाओं का होना पहले भी रहा है हर हर लीडरशिप में, और कांग्रेस में तो खास तौर पर ये रहता है। लेकिन अब पंजाब की राजनीति वो राजनीति नहीं है, जबकि अकाली दल भाजपा गठबंधन और कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला हुआ करता था। अब डायनामिक्स बदल चुके हैं, यहाँ पर एक तीसरी पार्टी को स्पेस मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने एक अपना सर्टेन बेस बना लिया है। और उसके अलावा और बहुत सी ऐसी राजनीतिक शक्तियां या आउटफिट्स हैं जो कि पंजाब में कुछ सरप्राइज कर दिखा सकती हैं, क्योंकि पंजाब के पार्लियामेंट के 2024 के चुनावों में दो जो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए, जिसमें एक अमृतपाल सिंह जो कि इस वक्त भी साम की जेल में है, तो वो सब सरप्राइजेस स्प्रिंग हो रहे हैं। अब राजनीति बदल चुकी है। अब कांग्रेस को ये दे हैव टू कम टू द टर्म्स विद द फैक्ट कि अब दिल्ली से चलने वाली राजनीति, जिनमें दिल्ली में बैठे हुए हाईकमांड के नेता तय करेंगे कि सतही स्तर पर क्या होना है। और अगर उनके पास फीडबैक गलत मिल रही है, उनके पास फीडबैक सही नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से उनके फैसले गलत है, और अगर अपनी पार्टी की लीडरशिप और कमान जो जिनके हाथ में प्रदेश की कमान है, अगर वो उन नेताओं को ये संदेश साफ नहीं दे पाए कि आप लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़िए, सिर्फ राहुल गांधी के कह देने से आपने देखा जी, कि राहुल गांधी कुछ रितेश महीने पहले है वो रिते, साफ कह रिते, के गए थे। जी। जी 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 जी, रितेश भाई उसी की बात है मैं कि आपको लगता है कहीं देर इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, जो अचानक से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को चन्नी एंड पार्टी आईबी जो गुट है इस पे डेफिसिट है ट्रस्ट का, विश्वास नहीं कर पा रहे? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या लगती है आपको कि क्यों इतना विश्वास नहीं कर पा रहे, जबकि हम आप सब लोग कह रहे हैं कि चन्नी कांग्रेस के नंबर वन नेता है, पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके बावजूद उन पे विश्वास नहीं हो पा रहा? हाँ, ये सरप्राइज है। ये तो मुझे लगता है राहुल गांधी ही इस चीज को समझा सकते हैं। एक चीज जो मैं व्यक्तिगत स्तर पर समझता हूं वो ये है कि चरणजीत चन्नी जब मुख्यमंत्री बने थे, बहुत छोटे बहुत कम समय के लिए, लगभग 3 महीनों के लिए, तो उस वक्त उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पड़ताल शुरू हुई थी, और उनके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पकड़ा भी था, और कई करोड़ों रुपए की वसूली पंजाब के चुनावों से पहले हुई थी। आपको वो याद होगा केस, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बस्ते में वो आज भी केस वो पड़ा है। तो जब चन्नी को अगर पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं लगाया जाता है, कोई ऐसा रेलेवेंट वो नहीं दिया जाता जिस तरीके से हुआ,
तो एक मन में विचार आता है। मैं अभी सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी ने ये सोचकर या कांग्रेस के नेतृत्व ने ये सोचकर ये फैसला लिया होगा, लेकिन एक 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 है स्कूल ऑफ थॉट जो ये मानता है कि चन्नी लूज विकेट पर है और अगर ईडी थोड़ी सी चूड़ी टाइट करेगी, बाजू मरोड़ेगी, तो क्या पता चन्नी भी भाजपा के खेमे में किसी वक्त शामिल हो जाए। तो शायद एक चीज हो सकती है कांग्रेस हाईकमान के मन में, लेकिन ये आधार और ये जो फैक्ट है ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि चरणजीत चन्नी का अपना विषय भी पंजाब प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना नहीं था। इनफैक्ट वो तो सेटिस्फाइड है कैंपेन कमेटी या किसी भी स्तर पर जो उसे अकोमोडेट किया गया। मुद्दा राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका रिपीट करना या उनको दोबारा मौका दिया जाना, ग्राउंड स्तर पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी आशाओं, उम्मीदों और उनकी महत्वाकांक्षाओं के विपरीत जाकर ज्यादा बड़ा इशू ये है। और बहुत से इश्यूज हैं, क्योंकि अब जब प्रदेश अध्यक्ष है, टिकटों का आवंटन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट से लेकर हर ऐसा मसला जिस पर भी कोई क्रिटिकल फैसला लिया जाना होगा, तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो टिकटें किसने बांटनी है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को कौन कितना पूछेगा और प्रदेश अध्यक्ष को कितनी वेटेज दी जाएगी, ये सभी क्रिटिकल फैक्टर। और यही कारण है कि बहुत से नेताओं ने, जब ये रिव्यू हुआ था, एआईसीसी ने जब 3 अपने ऑब्जर्वर भेजे थे, तो उन बैठकों में क्या हुआ, लीडर्स ने किसके खिलाफ किसने क्या बोला, अब उसके विपरीत जाकर अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का पलड़ा भारी हो गया, तो उन नेताओं का क्या जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदला हुआ देखना चाहते थे। तो ये कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, असुरक्षाएं हैं, मुझे लगता है लीडर्स के मन में ये भी होगा। जी। रितेश भाई, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो है पंजाब का, चाहे वो आप स्टार्ट कर लीजिए अकाल तख्त वर्सेस भगवंत मान, उसके बाद ये सतलुज फिल्म की कंट्रोवर्सी, उसके बाद एक कांग्रेस की कंट्रोवर्सी, बीच में वो एक पंजाब पुलिस के एसएचओ वाला मामला भी हो गया, ये सारी चीजें, ये जब, और बीजेपी का अब अध्यक्ष बदलना, हिंदू की जगह एक जट सिख को अध्यक्ष बनाना, कहा जा रहा अमित शाह 2 महीने के लिए कैंप करेंगे पंजाब में, इन सब चीजों को देखते हुए अब आपको, क्योंकि 5 महीने बचे हैं, जैसे हम और आप कह रहे हैं, पंजाब का इलेक्शन किस तरफ जाता नजर आ रहा है? पंजाब का इलेक्शन सच में बहुकोणीय इलेक्शन होगा कि, या अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं, फोर्सेस तो दो ही हैं, अभी मुकाबला मेन उन्हीं में है, या कुछ और आपको दिख रहा है सिनारियो? नहीं, बहुकोणीय तो होगा ही होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पंजाब की राजनीति अब बदल चुकी है, ज्यादा फोर्सेस हैं, ज्यादा प्लेयर्स हैं। लेकिन आप इन 4-5 चीजों का जिक्र किया, इसमें आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मिस की, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, उसको पॉइंट आउट किए बगैर बात नहीं पूरी होगी। वो है कि अरविंद केजरीवाल का जो नैरेटिव रहा है, और उन्होंने जब लव कुश के नाम पर एक मंदिर, मां जानकी के नाम पर एक मंदिर की स्थापना अमृतसर में करने की बात की, उससे पहले जो एक इल्जाम भगवंत मान ने लगाया कि पंजाब में जो बम धमाके हो रहे हैं इनको बीजेपी करवा रही है, तो आप उस नैरेटिव को भी थोड़ा समझिए कि, और उसको आप अगर आप सतलुज फिल्म के से जुड़े विवाद के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आपको एक सीरीज पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न थोड़ा मुश्किल है उसको सीधे शब्दों में, विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम, हम भी थोड़ा और मंथन करके उसको परिभाषित करना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि राजनीतिक लीडर कर क्या रहे हैं। आप केजरीवाल को देखिए, वो देश में सेक्युलरिज्म की कितनी बात करते हैं या नहीं, लेकिन हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर वो काफी एक्टिव हैं, लेकिन पंजाब में जब वो आकर कहते हैं, और उससे पहले कहा जाता है कि बीजेपी पंजाब में करवा रही है। और आपको याद होगा कि संजीव अरोड़ा, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पंजाब के एक मंत्री को गिरफ्तार किया था, तब बयान ये आया था कि पंजाब के कारोबारी, पंजाब के ट्रेडर, पंजाब के हिंदू कारोबारियों को बीजेपी टारगेट कर रही है। और ये बहुत सोच समझ कर दिया गया बयान था, क्योंकि आप उसको समझिए कि उन्होंने इस चीज को पकड़ा कि पंजाब में बहुत से और धर्म या सिख समुदाय जो बहुतात है पंजाब में, तो उनके किसी लीडर पर नहीं एक्शन हुआ। तो अमन अरोड़ा, संजीव अरोड़ा और जितने भी और सांसद थे, हालांकि उनकी बाजू मरोड़कर उनको बाद में बीजेपी अपने खेमे में ले जाती है, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो सारे हिंदू थे और उनमें ज्यादातर कारोबारी थे। तो उस नब्ज को पकड़ते हुए और अपना राजनीतिक जो निशाना था, वो इस धर्म पॉलिटिकल कम्युनल कार्ड खेला। और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान वो उस कम्युनल कार्ड को खुलकर खेल रहे हैं, जो कि किसी समय मानते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई नहीं खेल सकता। तो पंजाब में वो कम्युनल कार्ड भी खेला जा रहा है, और सत्ता पक्ष वो कार्ड इस वक्त खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत से और वो आपकी बात ठीक है कि एक बहुकोणीय मुकाबला ही होगा, क्योंकि फोर्सेस और बहुत से वेरिएबल्स बदल चुके हैं, और अभी बहुत कुछ होना बाकी इन टर्म्स ऑफ की जो डिसग्रंटल्ड, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में अगर डिसग्रंटल्ड लीडर्स होंगे तो वो क्या अपने खेमे बदलेंगे, या बीजेपी में जो कांग्रेस के लीडर जा चुके हैं, और आखिर में हवा किसकी चलेगी, आम आदमी पार्टी और कितने लीडरों को तोड़ पाएगी, उसके कितने लीडर टूट पाएंगे।
तो ये तो अब जैसे सांसद टूट गए, उनके 7-6 सांसद तो पंजाब से टूटे, तो ये बहुत बड़े इश्यूज रहने वाले आने वाले दिनों में। सो विल हैव टू बी अ वेरी एक्साइटिंग इलेक्शन एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। और रंगला पंजाब, जिसको मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको इलेक्शन के रंग देखने हो ना, कि रंग क्या होते हैं, तो जितना रंगीन इलेक्शन पंजाब का होता है आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक तो आपको वहाँ कलर्स, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम आया हूँ, सबसे ज्यादा रंग जो है वो ना देखने को पंजाब में मिलते हैं। कहीं पीली पग, कहीं नीली पग, कहीं लाल पग, कहीं कुछ। तो इलेक्शन जैसे एज ऑलवेज रितेश भाई ने कहा कि रंगीला चुनाव होगा पंजाब का, हम भी उम्मीद करते हैं। पर रितेश भाई को क्योंकि जाना है, इनके खुद के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो और भी चीजें इनको करनी होती है, तो आपने वक्त निकाला रितेश भाई, हमारे साथ जुड़े, बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत सालों बाद बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि पंजाब चुनाव है तो कोशिश करेंगे कि आपसे इनपुट लेते रहें और आपके साथ जुड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, धन्यवाद। थैंक यू।